नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी और ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले से साइकोलॉजी के क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो पहला ऑप्शन है बाह्य कारक, दूसरा ऑप्शन है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। यानी कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम के विकास के लिए किस पे जोर दिया सबसे ज़्यादा? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है वंशानुगत, तीसरा ऑप्शन है मानसिक और चौथा ऑप्शन है शारीरिक। तो इसका सही ऑप्शन है सामाजिक। वैसे भी वाइगोत्स्की की सोशल थ्योरी है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि परीक्षा में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसने यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है। तो उसने आईक्यू दे दिया आपको। तो आपको आईक्यू की फार्मूला एम ए यानी कि मेंटल एबिलिटी इंटू 100 अपॉन फिजिकल एज, ठीक है, इसके हिसाब से निकालना है। तो आपको आईक्यू की जगह 75 दे दिया उसने। तो पूछ रहा उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ऑप्शन दिया है उसने 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। 12 वर्ष के मानसिक आयु के बच्चे की जिसकी फिजिकल उम्र 16 साल है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? 75 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही तय कर देता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के लिए जो बात सही है वो ये है कि सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सही नहीं है? मैंने आपको बोला है जब भी नहीं वाला प्रश्न है जरा अटेंटिव होकर पढ़िएगा उसको। पहला, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चे नए तरीकों से सीख सकते हैं। ये बात तो सही है भाई, उसने पूछा सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो देखिए, बच्चे सभी कई तरीकों से सीख सकते हैं, ये बात भी सही है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बात भी सही है। इसीलिए बोला जाता है कि इंसान किसी भी जानवर को आप वहाँ तक पानी के जलाशय तक ले जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते हैं। वही है, जब तक सीखने वाला तैयार नहीं है तब तक आप उसको सिखा ही नहीं सकते, ये बात भी सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये बात भी सही है। तो यानी कि जो बात गलत है वो है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, बच्चे हर जगह सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है कूदना, दूसरा ऑप्शन लिखना, तीसरा ऑप्शन है दौड़ना, चौथा ऑप्शन है चढ़ना। तो इसका सही आंसर है लिखना। सूक्ष्म गतिक और गतिक कौशल दोनों में अंतर है। गतिक कौशल मतलब जिसमें आप गतिमान हैं, बहुत तेजी से गति हो रही है, लिखना हो चाहे कूदना हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे चढ़ना हो, ये गतिक है। सूक्ष्म गतिक में जहाँ पे आपका बहुत थोड़ा सा चीज़ों की गति होती है वो है लिखना। अगला ऑप्शन है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डेविड बैसलर, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट स्टनबर्ग और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने। बिने और साइमन का ही पहला परीक्षण था जिन्होंने बुद्धि परीक्षण पे काम किया। तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए,
ये हमारी समावेशी शिक्षा के खिलाफ चला जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। वैसे भी हमने पढ़ा है कि जब से आरटीई और ये सब आया हुआ है तब से बच्चे के खिलाफ तो, या बच्चे का विभेदीकरण तो हमें करना ही नहीं है, किसी भी आधार पर नहीं करना, ना ही शारीरिक, ना मानसिक, ना सामाजिक, किसी भी आधार पर बच्चे को भिन्नता प्रकट नहीं करनी है बच्चे से। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है हमारा। अगला ऑप्शन, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा वैसे भी ये समावेशी शिक्षा का अपोज करेगा। हो सकता है बच्चा विकलांग की बात की है उसने, पता नहीं किस रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से कौन से लेवल का विकलांग है, तो यहाँ पर ये बात फिट नहीं बैठती है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही है। ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो ये ऑप्शन के आधार पर होंगे, इनका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, यानी कि एक जो भाषा सीख रहा है वो उसकी मातृभाषा है, दूसरा जो सीख रहा है उसकी मातृभाषा नहीं है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है अति सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक, तीसरा ऑप्शन है सरलीकरण, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सरलीकरण। तो ये गलती कोई भी कर सकता है। सामान्यीकरण बच्चा दोनों गलती नहीं करेगा, सामान्यीकरण में जो गलती करेगा वो बच्चा जो करेगा जो दूसरी भाषा के रूप में उसको सीख रहा है, और सरलीकरण की गलती जो होता है ना, सरलीकरण की गलती तो दोनों में से कोई नहीं करेगा, क्योंकि सरलीकरण तो बाद में आएगा जब वो सीख जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकासात्मक गलती, यानी कि जब वो सीख रहे हैं, दोनों सीख ही रहे ना, तो अभी विकासात्मक अवस्था में ही है, तो गलती जो होगी समान रूप से वो होगी विकासात्मक गलती। अच्छा जी, अगला प्रश्न है, क्लोज ऑफ फ्रेम निम्नलिखित में से किसकी धारणा की एक इकाई है? क्लोज ऑफ फ्रेम, क्लोज ऑफ फ्रेम निम्नलिखित में से किसकी धारणा की एक इकाई है? उसमें ऑप्शन दिया है इसने छवि, दूसरा ऑप्शन दिया है अवधारणा, तीसरा ऑप्शन दिया है भाषा, चौथा ऑप्शन दिया है विचार। तो विचार खुद ही एक छोटी इकाई होती है और छवि की इकाई का कोई मात्रक मिलता नहीं है, अवधारणा का भी कोई मात्रक मिलता नहीं है। तो क्लोज ऑफ फ्रेम ये भाषा का मात्रक है, यानी कि आप किसी भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने उस भाषा के ग्रामेटिकल यूज़ और उसके साहित्यिक यूज़ और इन व्याकरण सब चीज़ों के करीब हैं, ये होता है क्लोज ऑफ फ्रेम। तो ये भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? किसका? संचार प्रक्रिया का। पहला ऑप्शन है मामले का अध्ययन यानी कि केस स्टडी, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, चौथा ऑप्शन है एटीएम निरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन बंदा खुद ही करता है वैसे भी, ठीक है। तो छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया यानी कि आपस में छात्र कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसकी जो बेस्ट विधि होगी वो व्यवस्थित अवलोकन की होगी, ठीक है ना। अवलोकन में बंदे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है और बच्चा नेचुरल रूप में रहता है, तो हम उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। अगला है मनुष्य या मानवों, ठीक है, जीन किस में स्थित होता है, यानी कि मनुष्यों का जो जीन होता है वो किस में स्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बायो के टीचर ने हमारे यहाँ कवर किया हुआ है, लेकिन तब भी हम उसको आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है ये कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम में ही हमारा जीन मनुष्य का जीन स्थित होता है, तो इसका सही आंसर है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है? किन के प्रयासों से? तो निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से? पहला आता है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा आता है महात्मा गांधी, चौथा आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर आप शिक्षा में बात करेंगे तो डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम आता है उच्च शिक्षा में, ठीक है ना, ये उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऐसा शिक्षा की कमेटी में कहीं आता नहीं है नाम। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नहीं आता है, क्योंकि जब हम शिक्षा की चीज़ें बना रहे थे या अपडेट कर रहे थे तब तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे साथ नहीं थे। और ये बात महात्मा गांधी की है, जिन्होंने आधारभूत या बुनियादी शिक्षा की बात की है,
और बुनियादी का मतलब ही प्राथमिक है। तो यहाँ पर उसने पूछा प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। यह है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, ये अक्सर बारदा के नाम से भी आती है। विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक निम्नलिखित में से किसमें अधिक सक्षम होते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षण के दौरान गति से जाने में। अगला ऑप्शन है अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में। चौथा ऑप्शन है पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिए ऑप्शन के बाद, विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ निम्न में से शिक्षक निम्न में से किसमें अधिक सक्षम होते हैं? ठीक है, तो अधिक धीमी गति से जाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में। व्यक्तिगत अनुभव बच्चा समझता नहीं है उस लेवल तक। ठीक है, उसको प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अधिक जगह के उपयोग की भी कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वो छोटी कक्षा में शिक्षक की क्षमता की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत मतभेद बचपन से ही हो गए तो बड़े होकर एक बहुत बड़े जहर का रूप ले लेते हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्तर बच्चे के अंदर जो मतभेद हैं, शारीरिक या जाति या धर्म या बौद्धिक लेवल के हिसाब से या संसाधनों के हिसाब से जो अंतर है, उनको हमें मिटाना चाहिए और सही समाधान देना चाहिए। यही एक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर अच्छी तरीके से करता है। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, इसका संकेत है क्या? पहला ऑप्शन है कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगला है कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। तीसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। चौथा है बच्चा सीखने में असमर्थ है। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यानी कि आपने देखा होगा बच्चा अलग अलग काम को बहुत जल्दी अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है, क्योंकि वो एक काम पे फोकस नहीं कर पाता, उसका फोकस का एरो ना बिल्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चलता है हमको बच्चा दोहराव वाला काम कर रहा है। अगर वो बोर हो रहा है, यानी कि देखो बच्चा जो पहली बार चीज़ों को सीख रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग मूड में सीखता है। ठीक है, जब वही काम बार बार करता है तो उसको लगता है ना ये क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर बच्चे को एक ही तरीके का काम दिया जाएगा, ठीक है, तो बच्चा बोर हो जाता है। तो ये पता चलता है कि बच्चा जो काम दिया गया है उसको वो दोहराव वाला है। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के लिए अधिक चिंतित होते हैं? ठीक, यानी कि शैक्षिक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं किसके लिए बात करते हैं अध्ययन के लिए? पहला ऑप्शन है औपचारिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक वातावरण, तीसरा ऑप्शन है भौतिक वातावरण, चौथा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण। किसी भी लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है औपचारिक वातावरण, यानी कि जो नेचुरल रूप से अवेलेबल है वो वातावरण सबसे सही होता है सीखने के लिए। तो यही इसका सही आंसर भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से विशेष जरूरतों वाली शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूसरा है दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, तीसरा है बुद्धिमान लोगों को दी जाती है और चौथा ऑप्शन है औपनिवेशिक मुखिया द्वारा स्थापित की गई होती है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे वो दोनों ही होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कम बौद्धिक लेवल वाले हों या अधिक बौद्धिक लेवल वाले हों। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे पॉजिटिव वाले भी होते हैं जो हाईली पॉजिटिव हैं, और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हाईली नेगेटिव वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होता है, लेकिन इसने जो सही आंसर माना है वो माना है अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। अगला प्रश्न पूछता है किस वर्ष में पहली बार बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को प्रकाशित किया गया? जो अभी ऊपर बात की थी, तो 1916 में स्टैनफोर्ड बिने के स्केल को प्रकाशित किया गया था पहली बार। चलिए अब जरा कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन ईवीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछता है कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, यह किया जाता है क्यों? ठीक, क्यों लिखा नहीं आपको समझना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उसका तापमान बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है उनसे धूल हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, चौथा ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाते हैं। धूल से हटाने के लिए धूल और प्रकाश का कोई संबंध है नहीं, और अचार को स्वादिष्ट बनाने का उसमें कोई संबंध है नहीं। ठीक है, तो अचार तो स्वादिष्ट बनेगा, उसमें चीज़ें पड़ी होंगी उससे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है उसका तापमान बढ़ाने के लिए। और जब तापमान बढ़ जाएगा तो नमी अपने आप कम हो जाएगी, तो नमी वाला ऑप्शन अपने आप उसमें कवर हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ जो बड़ा छाता है उसको आपको प्रीफर करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पुस्तकों में क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त अवधारणाओं के लिए स्पष्टीकरण। दूसरा है छात्रों को विविध पृष्ठभूमि को पूरा करने वाली होनी नहीं चाहिए। सच्ची कहानियाँ शामिल की जानी चाहिए, मतलब नहीं बोला है ऊपर, और उपरोक्त सभी, ऐसा नहीं है, सच्ची कहानियाँ शामिल होनी चाहिए, उसने नहीं का ऑप्शन बोला है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को विविध पृष्ठों से को पूरा करने वाली बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अमूर्त अवधारणाओं के लिए स्पष्टीकरण। अमूर्त अवधारणाओं को वो नहीं समझ पाएगा बच्चा, प्राथमिक लेवल का है, ठीक है ना। तो उसको जो मूर्त चीज़ें हैं पहले वो दिखानी चाहिए कि ऐसा जो भी चीज़ सामने हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पहले बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही, इसका सही आंसर है जो उसने बोला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पुस्तकों में क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए कि अमूर्त अवधारणाओं के लिए स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण में मदद नहीं करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वनीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बांधों के निर्माण को रोकना। चौथा ऑप्शन है जलाशयों को प्रदूषण से सुरक्षित करना। जल संरक्षण में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो जल संरक्षण में जो मदद नहीं करता है वो करता है वनीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है ना। बाकी सारे हमारे जल संरक्षण को मदद करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जरा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, पर्यावरण के ही हैं। एक प्रश्न कह रहा है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी? भौतिक पर्यावरण में जो आदि मानव था वो जो उसका जो नेचर था वो था पाना और देना, यानी कि वो लगाता भी था जंगलों को काट के अपनी खेती की फसलें, उनसे चीज़ें लेता भी था और उनको चीज़ें देता भी था। तो जो आदि मानव की भूमिका थी भौतिक पर्यावरण में वो पाता और दाता की थी, यानी कि रिसीवर एंड गिवर, ठीक है ना। अगला है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंस कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव, ठीक है ना, जिसको रोबोट बोलते हैं। कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? जो पशुपालन की विद्या थी उसने लोगों को सामूहिक जीवन प्रदान किया, उसकी वजह से लोग एक साथ आए। स्टार्टिंग की बात कर रहा है ये। अगला प्रश्न पूछता है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी गई है? ये फेडरिक रेटजल हैं जिनको मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा दी गई है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने के कारण ही भारत से जो नील की खेती करवाई जाती थी तब, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम चल रहा था, पेपर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम चल रहा था, कलरिंग के लिए इंक चाहिए थी, तो इसके लिए भारत में उन गुलामी के दौर में नील की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था उस वक्त। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाना और उसका एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, तो ये होता है अपरदन, ठीक है। तो अपक्षय एक भूमि की प्रक्रिया है, भूमि की यानी कि जमीन से संबंधित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया, कब मनाया गया? सन 1965 से लेकर 1974 का जो दशक है वो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा विध्वंसक कौन सा है? यानी कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नष्ट करने वाला दूसरा कलर कौन सा है? पहला तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा है
नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है। यानी कि जो दामोदर नदी परियोजना है किस नदी की परियोजना के अनुसार बनाई गई है। ये टेंसी घाटी जो यूएसए में है 1940 में बनाई गई उस परियोजना की कॉपी है, टेंसी घाटी। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास होने वाली उपजाऊ भूमि में ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खेती होती है जो हमारे खाद्यान्न के रूप में काम आती है। और यहाँ का जो पानी है, पानी फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर घाटी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। ऐसे ही एक और प्रश्न पूछता है बिहार का शोक किसको कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई और किसके कारण हुई। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC गैस के रिसाव के कारण हुई। अभी हाल ही में एक और जगह गैस रिसाव हुआ, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ हुआ और कौन सी गैस रिसाव की है। अगला प्रश्न कहता है स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो स्थायी विकास के आधार पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया वो 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न पूछता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई। यानी कि सेकेंड अर्थ समिट यानी कि जो जोहान्सबर्ग का 2002 का सम्मेलन है उसी को द्वितीय अर्थ समिट की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न पूछता है धाड़ी विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धाड़ी विकास की बात जो की जाती है वो की जाती है प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में। यानी कि अगर प्राकृतिक संसाधन अगर ख़त्म हो जाएंगे और उनका बहुत ज़्यादा असंतुलित उपयोग किया जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों के बारे में कुछ भी पता भी नहीं चलेगा और उनके लिए वो संसाधन उपलब्ध भी नहीं होते हैं। यहीं से एक प्रक्रिया आती है संतुलित विकास की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला पूछता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी NEERI नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है। ये नीरी जो स्थित है हमारा नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न पूछता है शांत घाटी कहाँ स्थित है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। शांत घाटी केरल में स्थित है। ऐसे ही एक और प्रश्न पूछता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप जम्मू करके आते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। अगला है भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। तो गुजरात में भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। जहाँ पे दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी वो भी गुजरात का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न करता है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की सबसे पहले किसने की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात सबसे पहले की जोसेफ फोरियन ने। अगला प्रश्न करता है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है। बहुत सारी लेयर्स हमारे पास 6 लेयर्स विजुअल रूप से हैं, बाकी हम और भी काउंट करते हैं अगर उनको लेवल वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन परत यहीं पे पाई जाती है। इसको बोलते हैं समताप मंडल, इसलिए इसको समताप मंडल भी बोलते हैं क्योंकि ओजोन लेयर के होने के कारण यानी कि O3 के होने के कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी ज़मीन तक नहीं आ पाती हैं और हमको बहुत सारे रोगों से बचाती हैं, तापमान बढ़ाने से बचाती हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है क्या। कौन सी बीमारी हो सकती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। त्वचा कैंसर हो सकता है क्योंकि वो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, हमारी स्किन को सीधे डायरेक्टली डैमेज करती हैं। इसलिए पराबैंगनी किरणों से हमारा कैंसर का खतरा है। कौन सा कैंसर, त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न पूछता है फ्रिजों में यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। ठीक है ना।
अगला प्रश्न पूछता है भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि टोटल भारत में जितने वन हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं सघनता के आधार पर और टोटल के आधार पर। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का 21% क्षेत्रफल जो है वो वनों से ढका हुआ है। यहाँ पर डेंसिटी की बात नहीं की गई, डेंसिटी के आधार पर अलग क्वेश्चन बनता है। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन कहाँ फैले हुए हैं। यहाँ पर डेंसिटी की बात नहीं की गई है, उसमें अलग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बोला है अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आ रहा है भारत में अति सघन वनों का क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। जिसकी मैं डेंसिटी की बात कर रहा था वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर वो आपसे पूछेगा सघन वनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब, ठीक है, वो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो वो होते हैं मध्य प्रदेश में। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहा है। नागालैंड के जो पर्वत हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि, जिसको बोलते हैं झूमिंग फार्मिंग या झूमिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछता है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। वो देहरादून में स्थित है। अगर आपने पान सिंह तोमर, कृष्णा कॉटेज, ये सारी पिक्चरें देखी, मोहब्बतें, ये सारी पिक्चरें देखी होंगी तो वो FRI के ही शूटिंग है। तो ये FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। अगला प्रश्न पूछता है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। ये भी उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में चंबा जिले में हुआ था। बेसिकली जो लोग जंगल काटते थे तो गांव के लोग आके पेड़ों से चिपक जाते थे कि उनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटिए। तो ये जो संबंधित है चिपको आंदोलन वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई से संबंधित है, कटाई को रोकने से संबंधित है बेसिकली। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न पूछता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क है, जो आजकल उत्तराखंड में स्थित है। अगला पूछता है बेतला पार्क कहाँ स्थित है। तो बेतला पार्क बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई। हाल ही में एक हथनी को अनानास के अंदर पटाखे भर के खिला दिए गए, इससे जो गर्भिणी हथनी थी वो मर गई। तो इस पे बारे में भी आप अपने विचार ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस पूरी घटना के पीछे आप किस चीज़ को मानते हैं, या इससे आप क्या सोचते हैं, या आपका क्या प्रभाव पड़ता है, या इससे मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पूरी घटना के बारे में ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगला प्रश्न है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा जो कि असम है, ठीक है ना। अगला है भारत का तितली उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, क्योंकि कर्नाटका की तरफ शहतूत का ये सब का पेड़ ज़्यादा, रेशम का पेड़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर ये सब हो जाता है। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा है। दुनिया में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक और निर्यातक थाईलैंड है, जहाँ पर सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊपरी परत को जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसे क्या कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। बेसिकली स्थल मंडल में ही हमारी ये जो भूपर पट्टी है यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उसमें आती है, और उसी के थ्रू हमारी पूरी खेती उसी पर निर्भर करती है। स्थल मंडल यानी कि जो भूपर पट्टी है, ऊपरी परत है, स्थल मंडल है। स्थल मंडल की जो ऊपरी परत भी है वो है भूपर पट्टी। उसमें ही हमारे जीवाश्म और ये सब चीज़ें बायोम वगैरह पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारी खेती होती है। एक और अंतिम प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव एक के साथ नापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दबाव किससे नापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से नापा जाता है। अक्सर आप अगर किसी डॉक्टर के यहाँ या किसी लैब में भ्रमण करेंगे तो आपको कमरे के साइड में एक पारा वाला लगा हुआ मीटर मिल जाएगा, जो कि बताता है इस समय वर्तमान ताप कितना चल रहा है। तो आप देखते रहिए यही सीरीज़ हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक प्रमोट करिए।
और मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इस कमेंट इस पूरे वीडियो में बीच में उनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपकी चीज़ों को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी भावनाओं को, आपके आंसर्स को जान सकें। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।